अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप पर बहुत सी वीडियो बनाई हैं जो कि मैं यके बाद दीगरे अपलोड करता जाऊंगा, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप पर 30 सालों से काम हो रहा है। हम यहां पर सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में क्यों भेजी जा रही है, उसके मकासद क्या है, उसको कहां पर रखा जाएगा, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसको बनाने के लिए क्या क्या मसाइल आए और उसके मुख्तलिफ हिस्से किस तरीके से काम करते हैं। इसलिए बहुत सी वीडियोस दरकार हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को पूरा का पूरा कैप्चर करने के लिए। तमाम की तमाम वीडियोस बहुत जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम ये देखने जा रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं आपको लेके चलता हूं 1608 में, जहां पर एक ग्लास मेकर जिसका नाम है हैंस लिपरशे, वो मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज को लेकर कन्फिग्रेशंस में दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत जल्दी उसको कामयाबी हुई। उसने कुछ लेंसेज को ऐसी कन्फिग्रेशन में रखा कि उसको दूर के जहाज बहुत बड़े बड़े मैग्नीफाइड नजर आए। लिपरशे की इस तख्लीक को बहुत जल्दी मिलिट्री में यूज किया जाने लगा। यहां से वर्ड आया टेलीस्कोप। ग्रीक में टेला का मतलब है फार, दूर की चीज, स्कोप का मतलब है देखना, यानी दूर की चीजें देखने के लिए जिस इक्विपमेंट का, जिस टूल का इस्तेमाल होता है उसे टेलीस्कोप कहा जाता है। लेकिन उसी दौर के लगभग 16वीं सेंचुरी में ही एक और बड़े साइंसदान जिनका नाम है गैलीलियो, उन्होंने टेलीस्कोप का रुख मिलिट्री की बजाय, दूर के जहाज़ों की बजाय आसमान की तरफ कर दिया और उन्होंने आसमान की, स्पेस की ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि सूरज बहुत बड़ा है और उसके बीच में ब्लैक डॉट्स हैं, जिस पर उनको बड़ी हैरानी हुई कि सूरज के बीच में ब्लैक डॉट्स क्यों हैं। उन्होंने वीनस के मुख्तलिफ फेजेस देखे, उन्होंने जुपिटर के चांद को दरियाफ्त किया और उसके साथ साथ उन्होंने चांद की सरफेस को देखा और उनको अंदाजा हुआ कि चांद की सरफेस रॉकी है, उस पर पानी मौजूद नहीं है। उससे पहले वो समझते रहे कि चांद पर बहुत ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन अब एक मसला था और वो मसला ये था कि लेंसेज में रोशनी को गुजरना पड़ता था ताकि वो चीजों को मैग्नीफाई कराकर हमें दिखा सके। लेंस मोटे मोटे होते हैं, उसमें से रोशनी को गुजरना पड़ता है, इसलिए जितनी भी टेलीस्कोप्स बनाई जा रही थी उनका साइज बहुत बड़ा था और वो बहुत ज्यादा वजनी थी। न्यूटन ने भी रोशनी पर बहुत ज्यादा काम किया, स्पेक्ट्रम पर बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन न्यूटन ने इस जरूरत को महसूस किया कि टेलीस्कोप को छोटा करना चाहिए हमें, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किए मिरर्स। और उसकी वजह यह है कि मिरर्स सिर्फ अपनी सरफेस से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अब रोशनी को पूरे मिरर के अंदर से गुजरना नहीं पड़ता। लेंस के तो अंदर से गुजरना पड़ता है और लेंस काफी मोटा भी होता है, लेकिन मिरर की सिर्फ सरफेस अच्छी पॉलिश होनी चाहिए जिससे हमें रिफ्लेक्शन मिल जाती है। मिरर की जो विड्थ है वो मैटर नहीं करती। तो अब पतले पतले मिरर्स यूज किए जा सकते हैं टेलीस्कोप में। न्यूटन ने यही काम किया और टेलीस्कोप का साइज बहुत कम हो गया, बहुत पतले मिरर यूज किए, इसलिए उसका वजन भी कम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी ने जो दूर की चीजें उनको साफ और वाज़ेह करके दिखाना शुरू कर दिया। एब्रेशन जैसे मसाइल हल होना शुरू हो गए जो कि चीजों के किनारों को धुंधला कर देती थी। अब टेलीस्कोप की दुनिया में एक और बहुत बड़ी लीप आने वाली है, छलांग आने वाली है, और यह छलांग लगाई एडविन हबल ने, जो कि एक बहुत बड़े साइंसदान थे, और उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाई जिसके जरिए वो दूर के स्टार्स को और गैलेक्सीज को देखने की कोशिश करते थे। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि हमारी कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। हबल के इस कारनामे की वजह से जो स्पेस में हमने टेलीस्कोप को भेजा उसका नाम भी हबल पर रखा गया, जो कि आज भी जमीन के गिर्द एक सैटेलाइट की तरह चक्कर लगा रही है। ये टेलीस्कोप स्टार फॉर्मेशन को देख रही है कि नेबुलाई कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बनते हैं। इस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च की, दूर की गैलेक्सीज को देखा और माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को भी जानता। आज भी ये टेलीस्कोप दुनिया के गिर्द घूम रही है, एक ऑब्जर्वेटरी की हैसियत रखती है। सिर्फ टेलीस्कोप नहीं है बल्कि एक ऑब्जर्वेटरी है, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि हमारी दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रही हैं, जिसमें कॉम्पटन ऑब्जर्वेटरी है,
चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, हमारे पास हब्बल तो मैं बता ही चुका हूं, और स्पिट्जर। ये कई ऐसी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि दूर की कायनात को देख भी रही हैं और हमें डेटा भी मुहैया कर रही हैं। 1990 में हब्बल को स्पेस में भेजा गया था ताकि वो डार्क एनर्जी और एक्सपेंशन पर काम कर सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा हुआ है तो एक नई टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? 30 सालों से जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम हो रहा है। 1990 से इस पर काम शुरू है और इसको स्पेस में ज़मीन से दूर एक जगह पर पार्क किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। वो जगह ज़मीन से 10 लाख मील दूर है, 1 मिलियन। टेलीस्कोप ये नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर रखा गया, जिनका नाम था जेम्स वेब, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और $10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका फायदा क्या है? तो आप स्पेक्ट्रम को गौर से देखिए। यहां पर आपको हबल दिखाई गई है। हबल टेलीस्कोप यूवी लाइट में देखती है, कुछ हिस्सा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आता है जो कि वो कैच करती है। इसी तरीके से वो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती है। थोड़ा सा हिस्सा इंफ्रारेड का भी है। तो यूवी लाइट का कुछ हिस्सा, विजिबल लाइट का सारा हिस्सा, और फिर इंफ्रारेड। तो ये जितनी भी लाइट्स हमारे पास आ रही हैं, रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं, उनको हबल देख सकती है, एनालाइज कर सकती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप JW हबल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप है और इसका जो एरिया है वो इंफ्रारेड है। अगर आप देखें तो इंफ्रारेड में जेम्स वेब टेलीस्कोप ज्यादा काम करेगी। इसका मतलब यह कि अब हम लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ जा रहे हैं ताकि हम उन फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को स्टडी कर सकें। अगर हम माइक्रोवेव में जाना चाहते हैं तो वहां पर स्पिट्जर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारे पास इंफ्रारेड का ऐसा रीजन था जहां पर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं थी, सेंसर्स नहीं थे। और हम क्यों देखना चाहते हैं इंफ्रारेड रीजन में? क्योंकि हमारा ये ख्याल है, और ये ख्याल मैथमेटिक्स से हमें मिलता है, कैलकुलेशंस के जरिए मिलता है, कि हमारी कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले बनी, बिग बैंग से, एक बहुत बड़े धमाके से। और उसके बाद जब वो धमाका हुआ तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ अरसे के बाद बने, फिर एटॉमिक पार्टिकल्स बने, हाइड्रोजन गैस बनी, और हाइड्रोजन गैस के बनते ही कुछ अरसे के बाद सन और गैलेक्सीज बनना शुरू हो गई। उन गैलेक्सीज और सन से निकलने वाली रोशनी आज भी हम तक पहुंच रही है। अगर हम 13.5 बिलियन साल पुराने सितारों को और गैलेक्सीज को देखना चाहते हैं कि वो कैसे बन रही हैं, तो उनकी रोशनी ट्रेवल करते करते हमारे पास आ रही है, और ये रोशनी ज्यादातर हमें इंफ्रारेड रीजन में नजर आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमने दूर की चीजों को देखना है और कायनात के माजी को देखना है कि कायनात के माजी में शुरू में स्टार्स कैसे बने, तो हमें इंफ्रारेड रीजन में देखना पड़ेगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड रीजन में आ रही है और वही काम हम करने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि जब ये रोशनी हमारे पास आ रही है तो ये रोशनी रेड शिफ्ट हो रही है। रेड शिफ्ट पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और उससे हमें ये पता चलता है कि वो जो सितारे बने थे वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रहे हैं। इंफ्रारेड का एक और फायदा ये भी है कि इंफ्रारेड रेज डस्ट को और इंफ्रारेड रेज गैसेस को आराम से पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बीच में जितनी भी डस्ट हो स्पेस में, जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हों, वो हर्डल नहीं डाल सकती और हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है। तो अगर हम इंफ्रारेड में तस्वीरें लेंगे तो तस्वीरें बहुत अच्छी आएंगी और उसमें डस्ट और गैसेस हर्डल्स नहीं डालेंगी, हमें मुश्किलात नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम इंफ्रारेड रीजन में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा जो कि हबल से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं JW में और हबल में। JW 2021 25 दिसंबर को भेजी गई, हबल 1990 में भेजी गई। हबल लाइफ टाइम स्पेस में गुजारेगी और फिर घूमते घूमते आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी। उसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं, उसके पास फ्यूल नहीं है। जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में फ्यूल मौजूद है और उस फ्यूल की जो हमें लगता है एस्टिमेशन हमारी है वो 10 साल तक वो फ्यूल रहेगा। तो इसलिए इसकी लाइफ भी 10 साल रखी गई है। इसके मिरर का साइज 6.5 मीटर है, जबकि हबल की अगर आप बात करें तो वहां पर
मिरर का साइज 2.4 मीटर है। तो JW जेम्स वेब टेलीस्कोप -230 सेंटीग्रेड पर काम करेगी। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -230 सेंटीग्रेड है, उसकी वजह मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जबकि हबल सिर्फ 20 सेंटीग्रेड पर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है। तो ये तो एक बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया हबल में और जेम्स वेब टेलीस्कोप में। लेकिन अब हम आगे जाकर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में मजीद जानेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनसे आने वाली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रेड शिफ्ट होती है, जिसकी वजह डॉपलर इफेक्ट है। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं और अब हमें एक ऐसी टेलीस्कोप चाहिए जो इस रेड लाइट को कैप्चर कर सके और एनालाइज कर सके। इसीलिए दूर की चीजों को देखने के लिए हम जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में भेज रहे हैं। यहां पर मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं और इस स्ट्रक्चर को हम आगे जाकर बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। वैसे तो जो प्राइमरी मिरर है येलो कलर का, शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह, उसमें 18 सेल्स लगे हुए हैं, लेकिन उसको हम एक ही मिरर समझेंगे। तो हमारे पास 4 मिरर्स हैं जो कि डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। उसके अलावा नीचे 5 शील्ड्स लगी हुई हैं जो कि सूरज की गर्मी से और रेडिएशन से इसे बचाती हैं। यहां पर आपके पास थ्रस्टर्स भी मौजूद हैं जो कि इसको इसके ऑर्बिट में अलाइन रखते हैं, और रिएक्शन व्हील्स भी मौजूद हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल में जानने जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम भी हैं और बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। यह भी बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा क्रायोजेनिक कूलर भी मौजूद है जो कि -200 से नीचे इसका टेम्परेचर रखता है ताकि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने जमीन से 2021-25 दिसंबर को लॉन्च कर दिया और अब आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मंजिल की तरफ है जो कि है L2 लैग्रांज पॉइंट, जो कि मैं आपको यहां पे तस्वीर दिखा। और आहिस्ता आहिस्ता जेम्स वेब टेलीस्कोप खुलना भी शुरू होगी, डीकंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त रॉकेट में इसको कंप्रेस करके डाला गया है। तो 2 हफ्ते इसको लगेंगे अनफोल्ड होने में और 29 दिन लगेंगे इसको L2 लैग्रांज पॉइंट पर पहुंचने के लिए, जो कि तकरीबन 1 मिलियन माइल्स यानी कि 10 लाख मील दूर है दुनिया से, हमारी जमीन से। नासा के साइंसदानों के मुताबिक, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में जितना भी डाटा लिया गया है वो सारा का सारा नासा की वेबसाइट्स और उनकी मूवी से लिया गया है, तो उनके साइंसदानों के मुताबिक 6 महीने चाहिए जब हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ से पहला डाटा सेट आएगा। उस वक्त तक इसकी कैलिब्रेशन की जाएगी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स की फंक्शनिंग चेक की जाएगी। इसे सर्विस नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हबल टेलीस्कोप की तरह, जिस तरह हबल टेलीस्कोप को हम सर्विस कर देते हैं, इसे सर्विस नहीं किया जा सकता। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा इसे ठीक करना। मैं आपको यहाँ पर दोबारा इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले स्टेप में कम्युनिकेशन एंटीना डिप्लॉय किया जाएगा। जब ये ज़मीन से निकलेगी उससे पहले सोलर एरे डिप्लॉय हो चुकी होगी, फिर हमारे पास सनशील्ड इसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी और वो डिप्लॉय होगी, फिर सेकेंडरी मिरर इसका डिप्लॉय होगा, वो खुलेगा और वो डिप्लॉय होगा, और फिर सबसे अहम चीज़ प्राइमरी मिरर जो कि आपको छत्ते की तरह नज़र आ रहा है वो डिप्लॉय होगा, और साथ साथ ये L2 पॉइंट की तरफ अपना सफ़र भी जारी रखेगी। अब आपका सवाल ये होगा कि L2 पॉइंट क्या है? हमारी ज़मीन के करीब और सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स और बहुत सी टेलीस्कोप्स फ्यूचर में भेजने जा रहे हैं, जिनको लैग्रांज पॉइंट्स कहा जाता है। और इन पॉइंट्स की खसूसियत यह है कि ये पार्किंग लॉट्स हैं। जिस तरह गाड़ियां पार्क करते हैं ना, इसी तरीके से यहां पर इन पॉइंट्स पर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी करीब हैं उनकी नेट ग्रेविटी और उस ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर इस जगह पर आप किसी भी सैटेलाइट को या टेलीस्कोप को छोड़ेंगे तो वो सूरज के साथ और ज़मीन के साथ हमेशा अलाइनमेंट में रहेगी। वो उस पॉइंट के गिर्द तो रिवॉल्व करेगी। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि L2 के गिर्द ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, टेलीस्कोप रिवॉल्व करेगी। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन
सूरज के गिर्द घूमेगी, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी जमीन के गिर्द, जमीन के साथ साथ सूरज के गिर्द घूमेगी। और यहां पर यह भी बता दूं कि इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट यह भी होता है कि हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिलायबल और स्टेबल काम करती है। जितना हम सूरज से दूर लेकर जाते हैं, प्लैनेट से दूर लेकर जाते हैं सैटेलाइट्स को, तो उसे रेडिएशंस का सामना कम करना पड़ता है और उसकी वजह से उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मैं आपको दूसरी तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से L2 के गिर्द घूमती जाएगी और ज़मीन के साथ साथ सूरज का चक्कर लगाएगी, तो इसका चक्कर पूरा का पूरा सूरज के गिर्द लगेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने आर्यन स्पेसक्राफ्ट के जरिए भेजा, आर्यन 5 रॉकेट के जरिए। आर्यन 5 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, 100 से ज़्यादा मरतबा ये स्पेस में जा चुका है और इस पर बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स पहले भी स्पेस में भेजी जा चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो देखें कि ये 53 मीटर इसकी हाइट है, 53 मीटर इसकी हाइट है। और 2021 में जब ये 25 साल पूरे कर चुका है अपने ऑपरेशन के, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लेके गया। और मैं आपको यहाँ पर इसके मुख्तलिफ फेजेस भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस लॉन्च से पहले ही इस पर काम शुरू हो जाता है, इसके मुख्तलिफ फेजेस की मुख्तलिफ चीज़ों की डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। और फिर जब इसको लॉन्च किया जाता है तो किस तरीके से ये ऊपर जाता है, इसके बूस्टर, फ्यूल बूस्टर रॉकेट्स साइड पर होते हैं, फिर इसका मेन फ्यूल रॉकेट्स अलग हो जाता है, बॉडी उसकी स्टेज 2 अलग हो जाती है, और फिर हमारे पास टेलीस्कोप बचती है जो कि ज़मीन के गिर्द इनिशियली चक्कर लगाती है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है और फिर ये L2 पॉइंट की तरफ रवां दवा हो जाएगी, क्योंकि इस पर भी जेट इंजन लगे हुए हैं, तो ये भी अपनी अलाइनमेंट कर सकती है। और अगर आप रॉकेट के स्पेस में जाने की डिटेल जानना चाहते हैं तो उस पर मैं मुख्तलिफ वीडियोस बना चुका हूं, वो देख सकते हैं। करना क्या, सबसे पहले हमने एक्सो प्लैनेट्स को सर्च करना है। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बहुत से दूसरे सोलर सिस्टम है हमारी कायनात में, उनमें जो प्लैनेट्स हैं उनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। 1990 की दिहाई में पहला एक्सो प्लैनेट दरियाफ्त हुआ था, हमने उसको टेलीस्कोप की मदद से देखा था। जबकि हम 19वीं सदी से 1917-18 से जानते हैं कि और प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्सो प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन देखा हमने 1990 में। और आज जब हमने केपलर मिशन भेजा तो उसने तो मीना बाजार लगा दिया एक्सो प्लैनेट्स का, हजारों एक्सो प्लैनेट्स उसने दरियाफ्त किए और आज इस डेट में 4877 एक्सो प्लैनेट्स हैं जो कि हम जानते हैं, और हम मजीद एक्सो प्लैनेट्स को भी जानना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक्सो प्लैनेट्स हैं जिनको हम जानते हैं, इनकी एटमॉस्फेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी एटमॉस्फेयर किस चीज़ से बनी है। अगर हम ज़मीन के एटमॉस्फेयर देखें तो ज़मीन के गिर्द एक बहुत छोटी सी एटमॉस्फेयर है जिसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस है, लेकिन जैसे जैसे हम सूरज से दूर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर्स निस्बतन बढ़ती जाएंगी। मार्स की एटमॉस्फेयर छोटी है, लेकिन आप गैस जायंट्स की बात करें तो उनकी एटमॉस्फेयर निस्बतन बढ़ती जा रही है। और जब हम सूरज की करीब आएंगे तो एटमॉस्फेयर ऐसा ऐसा खत्म होगी, क्योंकि सूरज उन गैसेस को, उस एटमॉस्फेयर को बिल्कुल रिप ऑफ कर देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसी ही एटमॉस्फेयर्स को देखने जा रही है, क्योंकि इसके पास जो कलेक्टिंग एरिया है, जो फोटॉन्स आके लगाएं इससे लगेंगे, उसका जो कलेक्टिंग एरिया है ग्लास का, वो 10 गुना ज्यादा है हबल टेलीस्कोप से। तो ये ज्यादा फोटॉन्स को कलेक्ट करेगी और इसकी वजह से इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी और ये दूर तक देख सकेगी। मैं आपको यहां पर एक सूरज से आने वाली रोशनी दिखा रहा हूं, जिसके आगे अगर हम प्रिज्म रखेंगे तो हमें पूरा स्पेक्ट्रम नजर आना चाहिए। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि इस सूरज के आगे एक प्लेनेट आ गया है और उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट से होती हुई रोशनी हमारे पास आ रही है। अब उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक गैसेस भी मौजूद हैं, मटेरियल्स भी मौजूद हैं, पानी भी मौजूद हो सकता है। हर मटेरियल, हर गैस अपने हिस्से की रोशनी की वेवलेंथ अपने पास रख लेगी, यानी वो एक किस्म की चोर है। वो कुछ वेवलेंथ को या कुछ फ्रीक्वेंसीज को अपने पास रख लेंगे जो कि आपको ब्लैक डॉट्स में नजर आ रहे हैं। अब जो मेरे पास रोशनी आएगी उसमें वो इंफॉर्मेशन छुपी होगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो प्लेनेट है जो कि सूरज के सामने आ रहा है, मैं सूरज को देख रहा हूं, उसके आगे एक प्लेनेट आ रहा है और उसकी बहुत छोटी उसकी एटमॉस्फेयर है। वो एटमॉस्फेयर किस चीज की बनी हुई है, इन लाइन से मुझे पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें मीथेन मौजूद है, उसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन की मुख्तलिफ गैसेज मौजूद है।
ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी। लेकिन जब बहुत दूर से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वो रेड शिफ्ट कर जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मूव कर जाएगा। लेकिन क्योंकि हम पूरे सिग्नेचर को देख रहे होते हैं, पूरी लाइनों को देख रहे होते हैं, इसलिए हमें अंदाजा हो जाता है कि ये चीज मूव की हुई है, हमें स्पेक्ट्रम में किसी और जगह पर नजर आ रही है, रेड शिफ्टेड है, लेकिन एक्चुअली ये है हाइड्रोजन। जिस तरीके से अगर आप मुझे टोपी भी पहना लें और किसी और जगह भी खड़ा कर दे तो आप मुझे पहचान सकते हैं। इसी तरीके से हम रेड शिफ्टेड चीज़ों को स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगा हुआ है, उससे पहचानते हैं और हमें पता लग जाता है कि इस प्लैनेट पर किस किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं और इसके एटमॉस्फेयर किस तरीके से बनी हुई है। हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर प्लैनेट्स हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट रखते हैं, तो उनका जो एनवलप है वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा उसमें होती है। गोया कि जमीन में कम है, लेकिन गैस एंड्स में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मौजूद होती है, इसलिए हमें अंदाजा है कि हमें हाइड्रोजन के सिग्नेचर्स ज्यादा मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही हैं और हम इससे देखना चाहते हैं जिसके बारे में हम बहुत क्यूरियस हैं। मसलन एक इंफॉर्मेशन ये है कि कायनात में, सोलर सिस्टम में जो सबसे ज्यादा नजर आने वाला प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। वो प्लैनेट जो हमें हर सोलर सिस्टम में या ज्यादातर सोलर सिस्टम में नजर आता है, जिसे मिनी नेपच्यून कहा जाता है, वो हमारे प्लैनेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये प्लैनेट कैसा है? ये प्लैनेट बिल्कुल नेपच्यून की तरह है, लेकिन अगर नेपच्यून को आप धकेलें और उसको जमीन के ऑर्बिट में ले आए तो अब क्या होगा कि सूरज की गर्मी की वजह से, हिद्दत की वजह से उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो सूरज उड़ा देगा और उसका रॉकी पार्ट रह जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका साइज भी कम हो जाएगा, क्योंकि नेपच्यून ज़मीन से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये प्लैनेट जिसे मिनी नेपच्यून कहा जाता है, ये ज़मीन से 1.5 से लेकर 2.5 गुना बड़ा होता है। इसके बीच में इसका साइज होता है और ये हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि बाकी सोलर सिस्टम में अगर ये प्लैनेट इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हमारे सोलर सिस्टम में मिनी नेपच्यून हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये भी एक रिसर्च पॉइंट है जिस पर जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये भी देखेगी कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी एटमॉस्फेयर अंदर से बनी है। एटमॉस्फेयर 2 किस्म की है। अगर आप नेपच्यून की एटमॉस्फेयर देखें, यूरेनस की देखें, सैटर्न की देखें, जुपिटर की देखें, तो ये एटमॉस्फेयर्स वो एटमॉस्फेयर्स थी जो कि फ्रॉस्ट लाइन से पीछे हैं, और जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो एक्सटर्नली ये एटमॉस्फेयर बनी हुई थी उस वक्त की है। लेकिन ज़मीन की एटमॉस्फेयर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर है वो अंदर से आई है, इसे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो प्लैनेट्स हम दूर दराज के देख रहे हैं, एक्सो प्लैनेट्स, उनमें कितने प्लैनेट्स में सेकेंडरी एटमॉस्फेयर और कितने प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर प्राइमरी एटमॉस्फेयर है। टेलीस्कोप यूनिवर्स की एक्सपेंशन देख रही थी और हबल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी। हबल कांस्टेंट वो पैरामीटर है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है, मैं आपको ग्राफ भी दिखा रहा हूं जो कि हबल लॉ का ग्राफ है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमसे दूर की जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत तेजी से हमसे दूर जा रही हैं और करीब की गैलेक्सीज कम तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। लेकिन ये दूर जाने का रेट क्या है, ये हमें बताता है हबल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तकरीबन 66 से लेकर 72 किलोमीटर पर सेकेंड MPC के बीच में वेरी करती है। हबल कोशिश करती है कि वो इसको मेजर कर सके, एग्जैक्ट बता सके कि हबल कांस्टेंट कितना है, लेकिन अभी इस कैलकुलेशन में हम पूरे तरीके से कामयाब नहीं हुए। हमारा ये ख्याल है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें और ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस देगी जिसके ज़रिए हमें पता चल सके कि हबल कांस्टेंट क्या है और उसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सके कि हमारी कायनात इस वक्त कितनी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने करना है। साथ साथ उन्होंने यंग सोलर सिस्टम्स को भी
स्टडी करना है जो कि इस वक्त कायनात में बन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा स्टार कैसे बना, हमारे प्लैनेट्स कैसे बने। तो इसका एक तरीका यह है कि हम बनते हुए सोलर सिस्टम्स को देखें कि वहाँ पर पानी कैसे आया। हम स्पेक्ट्रम्स को देखें मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि इस पर स्पेक्ट्रोमीटर भी है। हम ऑर्गेनिक्स को देखें कि वहाँ पर किस किस्म के ऑर्गेनिक्स हैं, और कुछ हम लाइफ को भी देख सकते हैं। गोया कि जेम्स वेब टेलीस्कोप लाइफ की तलाश के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई, लेकिन हम उनको भी देख सकते हैं। तो जब हम प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं, सोलर सिस्टम्स को देख रहे होते हैं, उसमें मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स को देख रहे होते हैं, CO2 को, मीथेन को, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली इनडायरेक्टली लाइफ की ही तलाश कर रहे होते हैं। तो हम सोलर सिस्टम्स को भी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है और आपने बारिश का पानी इकट्ठा करना है। आप एक टोकरी लेते हैं, एक बकेट लेते हैं और जाकर सेहन में रख देते हैं। पानी बारिश का बकेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बकेट का साइज बड़ा होगा, उसकी ओपनिंग ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा उसके मुंह का, तो पानी ज्यादा इकट्ठा होगा। हम गहराई बराबर रखते हैं दोनों बकेट्स की। लेकिन अगर उसका एरिया मुंह का कम होगा तो पानी कम इकट्ठा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप के ग्लासेस की बात हो रही है जो कि प्राइमरी रिफ्लेक्टर बनाते हैं। यहां पर 18 ग्लास इंस्टॉल किए जाते हैं। मैंने आपको बताया हेक्सागोनल शेप है और उनका साइज बहुत मैटर करता है। लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर एक ग्लास कहलाता है, जिसे प्राइमरी रिफ्लेक्टर कहते हैं। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो हम ज्यादा फोटॉन्स इकट्ठे कर सकेंगे, हम ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर सकेंगे और ज्यादा अच्छे, ज्यादा रेजोल्यूशन के इमेजेस प्रोड्यूस कर सकेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन जान सकेंगे दूर की चीजों के बारे में, सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में। लेकिन अगर इनका साइज छोटा रखा जाएगा तो हमें उतनी ही ज्यादा कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए कैच तो यह है कि हम ऐसी टेलीस्कोप बनाएं जिसमें प्राइमरी जो मिरर है वो बहुत बड़ा हो, लेकिन हमने इसको स्पेस में भी लेके जाना है और वहां पर जाने की एक कॉस्ट है। अगर हम इसका साइज ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक बैलेंस रखना है कि हमने कितना मिनिमम एरिया प्राइमरी रिफ्लेक्टर के लिए डिफाइन करना है और कितनी कॉस्ट होगी जो कि इसको स्पेस में लेकर जाने के लिए चाहिए होगी। मुस्तकबिल में हम बड़ी सैटेलाइट्स भेजेंगे जिनके मिरर्स बड़े बड़े होंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स को इकट्ठा कर सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 4 मिरर्स लगे हुए हैं। मैं आपको यहां पर तस्वीर में वो सारे मिरर्स दिखा रहा हूं। तो जो सबसे बड़ा मिरर है, जिसे प्राइमरी मिरर कहा जाता है, वहां पर तमाम के तमाम फोटॉन्स आके टकराते हैं। लाइट की एक रे दिखाई गई है आपको ताकि आपको आसानी हो, और रिफ्लेक्शन के बाद वो सेकेंडरी मिरर पर पड़ते हैं जो कि एक छोटा मिरर है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी मिरर है उसकी अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए उसके सेल्स की कि जितनी भी रेज उस पर पड़े वो सारी की सारी कंसंट्रेट हो सेकेंडरी मिरर पर। सेकेंडरी मिरर के बाद ये सारी की सारी रोशनी आती है और एक तीसरे मिरर पर पड़ती है जिसे टर्शरी मिरर कहा जाता है, जो कि एक ट्यूब में है, जो कि इस टेलीस्कोप की एक ट्यूब में मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास फाइन स्टेयरिंग मिरर आता है और आखिर में हमारे पास कैमरा सेंसर आ जाता है। तो हमारे पास 4 किस्म के मिरर्स हैं जो कि इस टेलीस्कोप में लगे हुए हैं और इनकी एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा अहम है। हमने इस टेलीस्कोप को, क्योंकि अब हम इसकी इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, हमने इस टेलीस्कोप को सूरज की रोशनी से बचाना है। उसकी वजह यह है कि सूरज एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशंस का और हमने दूर की इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है। तो अगर हमारे पास ही इतनी ज्यादा बड़ी सोर्स होगी इंफ्रारेड रेडिएशन की, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर सकेंगे कि वो बहुत छोटी सी इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकें। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और इसलिए हमने एक एम्ब्रेला डाली, इसके ऊपर एक छतरी डाली, एक इंसुलेशन डाली कि सूरज से रोशनी और दूसरी रेडिएशंस इस तक ना पहुंच सके। और उस छतरी को या उस एम्ब्रेला को सनशील्ड कहा जाता है।
ये सनशील्ड 5 लेयर्स में है, हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सन की तरफ से हमें आ रही है सनलाइट, लेकिन साथ साथ इंफ्रारेड भी आ रही है। अगर आपने दूर के सितारे देखने, फर्ज कीजिए आपने दूर के सितारे देखने, रात को हमें दूर के सितारे इसलिए नजर आते हैं कि रात को जमीन का रुख सूरज से दूसरी तरफ होता है और हमारे पास सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, इसलिए हमें सितारे नजर आते हैं। जबकि दिन में सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है और दूर की चीजें मध्यम हो जाती हैं, हमें सितारे और गैलेक्सीज नजर नहीं आती। अब इमेजिन कीजिए कि सूरज विजिबल लाइट की बजाय इंफ्रारेड लाइट निकाल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। इसी तस्वीर को सामने रखें और आपने एक टेलीस्कोप बनाई है जो दूर की गैलेक्सीज की और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की इंफ्रारेड रेडिएशंस को देखेगा, तो क्या उसको नजर आएंगे? उसको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, जब तक कि आप सूरज को शील्ड नहीं करेंगे, उसको अंधेरे में नहीं लेके जाएंगे, उस हिस्से को जहां पर टेलीस्कोप मौजूद है। और उस हिस्से को अंधेरे में ले जाने के लिए ही हम सनशेड लगाते हैं। ये जो सनशील्ड है, ये सूरज की इंफ्रारेड लाइट से और दूसरी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी बचाती है और हमें आसानी देती है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड फोटॉन्स को इकट्ठा कर सकें। अगर आप इस सनशील्ड की बात करें तो इसकी एक तरफ जो टेम्परेचर होता है, जो कि सूरज की तरफ है, वहां पर हमें 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ -233 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल रहा होता है। जिस तरफ सनशील्ड मौजूद है उस तरफ हमारे पास सोलर सिस्टम होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स भी होते हैं, रिएक्शन व्हील्स और जेट इंजन भी मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कि ठंडा इलाका है, जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रही, वहां पर हमारे पास सारे के सारे मेजरिंग साइंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम देखेंगे। डिटेक्टर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं और मेन टेलीस्कोप के मिरर्स होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक बकेट में हम ज्यादा एरिया के मुंह रखने वाली बकेट में हम ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए यहां पर हमने 18 सेल्स लगाए हैं जो कि बेरिलियम से बनाए गए हैं। इनको गोल्ड से कवर किया गया है, गोल्ड प्लेटिंग की गई है इनके ऊपर, बहुत ही ज्यादा हल्के हैं, एक बंदा एक सेल को आराम से उठा सकता है। जबकि सिलिका ग्लास बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसके जरिए पहले हम इस किस्म के सेल्स या मिरर्स बनाते थे। हबल की अगर बात की जाए तो उससे 62% हल्के सेल्स हैं, हल्के मिरर्स हैं। 62% बहुत बड़ी एक वैल्यू है। और प्राइमरी जो रिफ्लेक्टर है हमारे पास वो 6.5 मीटर का है और हमने उसको सनशेड से बचाया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि हम बेरिलियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेरिलियम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एटॉमिक नंबर उसका 4 है, लाइट वेट मेटल है और इसकी जो सबसे अहम बात वो ये है कि ये डी शेप नहीं होती, डिफॉर्म नहीं होती। आप इस पर जितनी भी फोर्स लगाएं ये अपनी शक्ल नहीं बदलती। सबसे अहम पॉइंट ये है, थोड़े टेम्परेचर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इसकी शक्ल टेम्परेचर के लिहाज से नहीं बदलती और यही वजह है कि हमने इसको यूज किया। बेरिलियम स्टील से 6 गुना ज्यादा स्टिफ है, इसको तोड़ा जा सकता है। जितनी मुश्किल से हम स्टील को तोड़ते हैं, बेरिलियम को उतनी मुश्किल से नहीं तोड़ा जा सकता, उससे ज्यादा आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसको शक्ल बदलना, इसको डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है और इसलिए हमने इसको रखा है, सेल्स बनाए हैं ताकि उन सेल्स की लो टेम्परेचर पर शक्ल बदलना ना शुरू हो जाए। उसकी वजह से मिसअलाइनमेंट होगी और उसकी वजह से फोकस आउट हो जाएगा। तो ये खास वजह थी कि हमने बेरिलियम को रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है बेरिलियम, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है इसमें। और अब हम आते हैं गोल्ड की प्लेटिंग की तरफ। गोल्ड की प्लेटिंग की क्या जरूरत थी? बेरिलियम डिफॉर्म तो नहीं होता, लेकिन बेरिलियम रिफ्लेक्टर नहीं है, सनलाइट का या दूसरी रेडिएशंस का रिफ्लेक्टर नहीं है। हमें तो रिफ्लेक्टर चाहिए जो कि प्राइमरी ग्लास की रिफ्लेक्शन करे सेकेंडरी ग्लास पर, और उसके लिए हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गोल्ड की खसूसियत यह है कि ये विजिबल लाइट का तो इतना अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। इसलिए हम बेरिलियम पर गोल्ड की कोटिंग करते हैं जो कि आपको नजर आ रही है। सेंसिटिविटी क्या है
जेम्स वेब टेलीस्कोप की। चांद पर अगर मैं एक बल्ब लगाऊं जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 वाट की हो और मैं एक टेलीस्कोप के जरिए उसको देख सकूं, सिर्फ 5 वाट का बल्ब, जेम्स वेब टेलीस्कोप इससे 120 गुना ज्यादा लाइटर चीजों को देख सकती है। 120 गुना ज्यादा लाइटर चीजों को डिटेक्ट कर सकती है। इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। और नासा के साइंसदानों का यह कहना है कि बहुत दूर से जो फोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं वो 1 सेकंड में एक फोटॉन आकर इससे टकराएगा किसी एक सितारे से, तो फिर भी हम उसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जान लेंगे। जब हमने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा तो शुरू में हबल टेलीस्कोप की जो तस्वीरें आई वो आउट ऑफ फोकस थी, ब्लर थी। साइंसदान बहुत परेशान हुए और फिर अंदाजा हुआ कि हमें हबल टेलीस्कोप के मिरर्स में एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप तो हमारे पास ही थी, स्पेस में थी, लेकिन साथ है तो हमने टीम्स भेजी और उन्होंने सर्विस किया हबल टेलीस्कोप को। उसके जो ग्लासेस हैं, जो मिरर्स हैं, उसके मिरर को एडजस्ट किया, फ्लेक्सिबल बनाया और हमारे पास बहुत अच्छे इमेजेस आना शुरू हो गए। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ आना शुरू हो गया तो वो तो L2 पॉइंट पर है, जो कि 1 मिलियन मील दूर है हमसे। इस चीज को देखते हुए साइंसदानों ने प्रोग्रामेबल मिरर्स का इस्तेमाल किया। आप एक मिरर को देखें, ये हेक्सागोनल मिरर है और इसके पीछे हमने मोटर्स लगाई हैं और स्ट्रट्स लगाए हैं, तो अब ये एडजस्टेबल है, ये मिरर एडजस्टेबल है। जब हम इस स्पेस में इसको भेजेंगे तो हम इसको पहले कैलिब्रेट करेंगे। हर सेल को, 18 में से हर सेल को कैलिब्रेट किया जाएगा, उसकी अलाइनमेंट को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाएगा ताकि वो इन फोकस हो सके विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मिरर। तो इसलिए यहां पर भी हम ये कैलिब्रेशन चेक करते हैं, लेकिन हमने इसको मूवेबल बनाया है, प्रोग्रामेबल बनाया है, ताकि हम इसको यहीं पर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें ब्लर इमेजेस ना मिले। मैं अगर सनशील्ड की तरफ आऊं तो इसकी इंजीनियरिंग भी एक मार्वल है, इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। सनशील्ड पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर उन पैटर्न्स को खत्म किया गया। इन शील्ड्स के बीच में जगह है, तो अगर स्पेस में जाते हैं तो वहां पर वैक्यूम है और सूरज से इस सनशील्ड पर, जो कि सूरज की तरफ है, 200 किलोवाट की एनर्जी बम्बार्ड हो रही है। अब एनर्जी, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है? 3 तरीके हैं। कंडक्शन है, जब 2 एटम फिजिकली आपस में मिलते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। कन्वेक्शन है, मॉलिक्यूलर्स की वाइब्रेशन से या मूवमेंट से एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी। और तीसरा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेके जा सकती हैं। हमने इन तीनों प्रोसेसेस को रोकना है ताकि एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ सनशेड या सनशील्ड पर ना जा सके, और उसके लिए हमने इस्तेमाल किया एक मटेरियल का जिसका नाम है कैप्टॉन। क्योंकि एक छतरी की तरह है सनशील्ड, हमने इस्तेमाल किया कैप्टॉन का मटेरियल। कैप्टॉन क्या है? कैप्टॉन एक पॉलीमाइड थर्मोप्लास्टिक फिल्म है जो कि ड्यूपॉन्ट एक कंपनी ने बनाई है। ये बहुत बड़ा इंसुलेटर है और रेडिएशन रेजिस्टेंट है, रेडिएशंस को नहीं आगे जाने देता। इसकी जो हर लेयर है उसको एल्यूमिनियम से भी हमने कोट किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने पहली और दूसरी जो स्टेजेस हैं, पहली और दूसरी स्टेजेस जो सूरज की तरफ हैं, उसको सिलिकॉन के साथ कोट किया गया है। और उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो पिंकिश कलर का हो जाता है। तो आपको कई जगह पर, कई इमेजेस में इसका जो सनशेड है, ये सनशील्ड है, वो पिंक कलर की नजर आएगी और उसकी वजह सिलिकॉन है। और जो साइज है इस पूरी शील्ड का वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। तो इस वजह से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हीट एक तरफ से दूसरी तरफ ना आ सके और हमारे साइंस इंस्ट्रूमेंट को और हमारी टेलीस्कोप के मिरर्स को ना खराब कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं देर इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो प्रॉपर डायमीटर था वो 6.6 मीटर बताना था, जो कि मैंने एक ग्लास के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर मैं इसकी करेक्शन करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो प्राइमरी रिफ्लेक्टर है जिसमें 18 ग्लासेस लगे हुए हैं, उसका डायमीटर एक साइड से दूसरी साइड तक का डायमीटर 6.5 मीटर और कुछ जगह पर 6.6 मीटर लिखा हुआ। तो ये करेक्शन पहले
अपनी कर लीजिएगा और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस गलती के लिए। और अब हम चलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंजीनियरिंग की तरफ, क्योंकि हम उसकी सनशील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सनशील्ड दिखा रहा हूँ जो कि 5 लेयर्स में है, और इसका काम यह है कि इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूरज की इंफ्रारेड और विजिबल लाइट और बाकी रेडिएशन से बचाना है, उसके टेम्परेचर से भी बचाना है और उसकी रेडिएशन से भी बचाना है। जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसे कैप्टॉन कहते हैं। ये ऐसा मटेरियल है जो कि रेडिएशंस के खिलाफ बड़ा अच्छा काम करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि रेडिएशंस आपको टेम्परेचर देती है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, उनको रेडिएट करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से हमने कैप्टॉन के मटेरियल का इंतखाब किया, और बीच में क्योंकि स्पेसेस हैं, हर जो 5 लेयर्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन तो वैसे नहीं हो सकती। रेडिएशन के ज़रिए टेम्परेचर आगे जा सकता था, और उसके लिए हमने कैप्टॉन का मटेरियल इस्तेमाल किया। मैं आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस टेलीस्कोप का, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि फोल्डिंग का चैलेंज। क्योंकि इस टेलीस्कोप को हम स्पेस में फोल्ड कर कर ही लेकर जा सकते हैं। रॉकेट के अंदर अगर इस टेलीस्कोप को हमने रखना है तो उसे फोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन फोल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मसलन अगर आप एक लिफाफे को, प्लास्टिक के लिफाफे को फोल्ड करना चाहें तो क्या आप तयशुदा तरीके से उसको फोल्ड कर सकते हैं? या अगर एक धागे को आपने फोल्ड करना है तो क्या आप उसको तयशुदा डिटर्मिनिस्टिक वे से फोल्ड कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। हम ये चाहते थे कि जब इस टेलीस्कोप को हम फोल्ड करें तो हमें पता हो कि इसने फोल्ड होकर क्या शक्ल इख्तियार करनी है, और उसके लिए हमें इसको स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत थी, और वो स्ट्रक्चर हमने दिया मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट से। मसलन हमने इसमें स्टड्स यूज़ किए, हमने इसमें मोटर्स यूज़ की, हमने इसमें पुलीज़ का इस्तेमाल किया, बेयरिंग्स, केबल्स, और उसके साथ साथ 128 पिन्स लगी हैं जो कि खुलती हैं जब ये पूरा का पूरा खुलेगी। 300 फेलियर पॉइंट्स हैं जो कि मेल फंक्शन कर सकते हैं अगर ये अनफोल्ड हो रही है। तो जब इसे स्पेस में जाके अनफोल्ड होना है तो उस वक्त हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि 300 पॉइंट में से अगर एक पॉइंट भी फेलियर में आ जाता है तो पूरे तरीके से टेलीस्कोप काम नहीं कर सकेगी, अनफोल्ड नहीं हो सकेगी, और इसने 7वें दिन से अनफोल्ड होना शुरू कर देना। मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब ये ज़मीन से आगे की तरफ अपने लंग्रांज पॉइंट की तरफ जाएगी तो सबसे पहले इसकी एरेज, सोलर एरेज डिप्लॉय होंगी, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम डिप्लॉय होगा, फिर सनशील्ड खुलेगी, और उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी मिरर्स अनफोल्ड होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक नई चीज़ है जो कि हम स्पेस में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सैटेलाइट या एक टेलीस्कोप को अब हम अनफोल्ड भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये लंग्रांज पॉइंट पे पहुंच जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल लगा हुआ है जिसे ISIM कहते हैं। इसकी लोकेशन प्राइमरी रिफ्लेक्टर के बिल्कुल पिछली साइड पर है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा भी रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, और इसी हिस्से को, प्राइमरी रिफ्लेक्टर को, और इस हिस्से को हमने सनशाइन से और रेडिएशन से बचाना है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? यहाँ पर मैं आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें नियर इंफ्रारेड कैमरा है जिसे NIR कैम कहते हैं, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसे NIR स्पेक कहते हैं, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अहम हैं, जिन्हें MIRI कहा जाता है, और इनको हमने ठंडा रखना होता है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स को हमने ठंडा रखना होता है, और सारी की सारी कूलिंग इनके लिए की जाती है ताकि इनको बहुत कम टेम्परेचर पर हम ऑपरेट कर सकें। और उसके बाद फिर हमारे पास नियर इंफ्रारेड इमेजेस और स्पेक्ट्रोग्राफ्स भी इसमें मौजूद होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं और तस्वीरें खींच रहे होते हैं। ठंडा रखने के लिए कूलर की ज़रूरत है, और कूलर अमूमन रोटेटरी पार्ट से बनता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक टेलीस्कोप ने दूर के सितारे को फोकस किया हुआ है, और उसके फोकस की जो प्रिसीजन है वो बाल से भी पतली होती है, बाल से भी छोटी अगर चेंज आए साइज़ में तो वो ख़राब कर सकती है। और हमने दूर के सितारे को फोकस किया हुआ, और उस वक्त कूलर चले और कूलर की रोटेशन की वजह से वो फोकस ख़त्म हो जाए, क्योंकि कूलर की वजह से वाइब्रेशन हो सकती है। इस वजह से हमें ऐसे कूलर की ज़रूरत थी जिसमें किसी किस्म का रोटरी पार्ट ना हो, मूविंग पार्ट ना हो। तो इसलिए जो कूलर इसके लिए बनाया गया उस क्रायोजेनिक कूलर कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर क्रायोजेनिक ट्यूब दिखा रहा हूँ, और ये कूलर कैसे काम करता है आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये साउंड से कूलिंग करता है। तो हम एक ट्यूब में
साउंड वेव को रेजोनेट करवाते हैं, एक रेजोनेटर है, और उसके साथ स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टैंडिंग वेव का मतलब आसान जुबान में ये है कि अब जहाँ पर पीक आई है वहाँ पर पीक ही रहेगी, और जहाँ पर ट्रफ आई है वहाँ पर ट्रफ ही रहेगी। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ पे टेम्परेचर कम था क्योंकि कम मॉलिक्यूल थे वहाँ पर और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे पास टेम्परेचर का एक डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया टेम्परेचर का, और उसके आगे एक्सचेंजर लगाकर, हीट एक्सचेंजर लगाकर हम कूलिंग कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम बहुत कम टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। डाटा सेंटर भी इसके ऊपर मौजूद है जिसमें कंप्यूटर्स भी हैं, चिप्स भी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किटरी भी है, और उसको भी हमने ठंडा रखना है। और उसके साथ साथ टेलीस्कोप पर रिएक्शन व्हील्स मौजूद हैं। रिएक्शन व्हील्स के साथ मैं अभी आपको तस्वीर में रिएक्शन व्हील्स दिखा रहा हूँ। 6 किस्म के रिएक्शन व्हील्स मौजूद हैं, और इनका काम क्या है? जब हमारा टेलीस्कोप लैग्रांज पॉइंट पर रोटेट कर रहा है तो उसको सूरज की रोशनी का सामना है, और सूरज की रोशनी में फोटॉन्स में मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है। तो जब शील्ड पर, सन शील्ड पर भरमार होगी फोटॉन्स की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलाइनमेंट चेंज करने की कोशिश करेगी, और उस अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए हमें रिएक्शन व्हील की ज़रूरत है, जो कि 6 अदद इस स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं। रिएक्शन व्हील्स की मूवमेंट से हम टेलीस्कोप की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। और एक और सिस्टम भी हमने लगाया हुआ है जो कि थ्रस्टर्स का सिस्टम है, और थ्रस्टर्स की वजह से भी हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 मिरर्स दिखा रहा हूँ जो कि इस स्कोप में यूज़ होते हैं, लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइन स्टेयरिंग मिरर को। बाकी मिरर्स को तो हमें पता चल गया, लेकिन फाइन स्टेयरिंग मिरर लॉक किया जाता है ताकि ब्लर कम से कम हो। अगर ये मिरर प्रॉपर तरीके से लॉक ना किया जाए, थोड़ा सा भी इसमें बाल से भी पतले साइज़ की अगर इसमें फ्लक्चुएशन हो तो हमें इमेजेस ब्लर मिलेंगे, जो कि हबल में हुआ। तो हमने इसको कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमने फाइन गाइड सिस्टम बनाया जो कि इसके सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसकी फोकसिंग को भी कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ इसमें एक अपडेटेड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम भी है जो कि हर 25 माइक्रोसेकंड्स के बाद टेलीस्कोप को एडजस्ट कर रहा होता है रिएक्शन व्हील्स की मदद से। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसमें थ्रस्टर्स मौजूद हैं, क्योंकि थ्रस्टर्स के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें फ्यूल भी चाहिए। टेलीस्कोप में फ्यूल मौजूद है, जेम्स वेब टेलीस्कोप में फ्यूल मौजूद है, जो कि हमें यह लगता है कि 10 साल तक रहेगा, और ये फ्यूल 190 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। और उसके साथ क्योंकि आपने फ्यूल को जलाना है तो ऑक्सीडाइज़र भी होना चाहिए। 95.5 लीटर हमारे पास ऑक्सीडाइज़र है, जो कि है डाई हाइड्रोजन टेट्राऑक्साइड। और दोनों जब आपस में, ये दोनों केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो हाइपरगोलिक रिएक्शन होता है। हाइपरगोलिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें इग्निशन की ज़रूरत नहीं होती, केमिकल्स ही आपस में मिलकर इग्नाइट कर जाते हैं। तो हमें इग्निशन की ज़रूरत नहीं है, उस पूरी असम्बली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई मरतबा इग्निशन की असम्बली मैल फंक्शन कर जाती है। तो इग्नाइटर्स नहीं चाहिए, और उसके लिए पावर भी चाहिए होती है, तो उसकी पावर की भी हमने बचत कर ली। और 20 थ्रस्टर्स हैं जो कि इस टेलीस्कोप पर लगे हुए हैं। अमूमन हमारी टेलीस्कोप्स दूर की चीज़ों को जब देख रही होती हैं तो उनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, और उनकी वेवलेंथ 11 टाइम्स, जिस तरीके से हम हबल की बात करते हैं तो हबल उन वेवलेंथ्स को रिसीव कर रहा है जो कि 11 टाइम्स बढ़ गई हैं, एक्सपैंड कर गई हैं स्पेस में ट्रैवल करने की वजह से। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसी वेवलेंथ्स को भी कैच कर सकेगा जो कि 20 से लेके 22 टाइम्स गुना बढ़ चुकी हैं अपने सोर्स की ओरिजिनल वेवलेंथ से। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि अब हम ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ्स को कैप्चर भी कर सकते हैं, और दूर की वेवलेंथ्स को भी देख सकते हैं, और दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं। पावर की भी ज़रूरत है, तो पावर का एक पूरा सिस्टम इस टेलीस्कोप पर मौजूद है, जिसे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कहा जाता है, और ये 2000 वाट्स प्रोड्यूस करता है। मेन काम इसका सोलर एरे से आता है। सोलर एरेज हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरीज के साथ कनेक्टेड हैं और उनको रिचार्ज करती रहती हैं। उसके साथ उस सोलर एरे के एंगल को हमने क्योंकि मूव करना है, उसको हर वक्त सूरज के सामने रखना है, तो वहाँ पर सोलर एरे रेगुलेटर्स भी लगे हुए हैं, पावर कंट्रोल यूनिट भी मौजूद है, और टेलीमेट्री एक्विजिशन यूनिट भी मौजूद है जो कि इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहे हैं। सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से
इस टेलीस्कोप को पावर के लिए कोई बहुत बड़े सिस्टम रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम सैटेलाइट्स को, टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजते हैं तो टेस्टिंग बहुत करते हैं। यहाँ पर भी हमने बहुत टेस्टिंग की। तो मैं आपको कई किस्म के टेस्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो थर्मो वैक्यूम टेस्ट है। तो हमने इसको वैक्यूम में रखना है और इसको टेम्परेचर की वेरिएशन में रखना है, ताकि हम देख सकें कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन का और इसकी फंक्शनिंग का कैसा रिस्पॉन्स है। तो हमने एक बहुत बड़े चैम्बर में, जिसको थर्मो वैक्यूम चैम्बर कहा जाता है, उसके अंदर इसको रख के टेस्ट किया। हमने टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दी। हमने MIRI के इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत गौर से देखा कि क्या कोई इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन तो नहीं कर रहा है। हमने -266 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया। वैक्यूम पे टेस्ट किया कि कहीं वैक्यूम की वजह से किसी जगह मेल फंक्शन तो नहीं हो रहा। और फिर हमने इस चैम्बर के अंदर इसकी पूरी कैलिब्रेशन की, प्राइमरी रिफ्लेक्टर्स की कैलिब्रेशन की, सेकेंडरी की, ताकि उनकी मोटर्स सही तरीके से काम कर रही हैं, जो मिरर्स हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं, उनकी मोटर्स काम कर रही हैं, स्ट्रट्स काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब इससे अनफोल्ड होना है तो इसको अनफोल्ड करके भी देखा जाता है कि क्या ये अनफोल्ड हो सकती है। एक और टेस्टिंग जिसे ग्रेविटी सैग टेस्ट कहते हैं, ISIM ग्रेविटी सैग टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम एक बहुत बड़े क्यूब में इस पूरी स्कोप को बंद कर देते हैं और फिर इसको रोटेट कराते हैं, इसको टिल्ट करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं, तिरछा करते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स पर इसको रोटेट कराते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें से कोई चीज़ मेल फंक्शन तो नहीं कर रही, क्या उसके बाद भी ये प्रॉपर तरीके से काम करे, इंस्ट्रूमेंटेशन का तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। फिर उसके बाद वाइब्रेशन टेस्ट होता है, जिसमें एक टेस्ट बेंच के ऊपर इसको लगाया जाता है और इसको वाइब्रेट कराया जाता है, क्योंकि इसने रॉकेट में ऊपर जाना है। और रॉकेट जब ट्रेजेक्ट्री लेता है तो काफ़ी ज़्यादा इर्ताश मिलता है, वाइब्रेशंस मिलती हैं, इसलिए वाइब्रेशन टेस्टिंग भी की जाती है ताकि देख सकें कि उसके बाद इसका फंक्शन कैसा है। और आखिर में अकूस्टिक टेस्टिंग भी की जाती है, साउंड से भी इसकी टेस्टिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि रॉकेट से बहुत किस्म के साउंड्स और बड़े तेज़ इंटेंसिटी वाले साउंड्स निकल रहे होते हैं। तो क्या कोई साउंड वेव इसको डैमेज तो नहीं कर सकती, इसलिए हम इसे 140 dB पर टेस्ट करते हैं और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को इस साउंड के सामने रखते हैं, एक बहुत बड़े चैम्बर में रखते हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इन साउंड वेव्स के अगेंस्ट ये किस तरीके से काम करती हैं। और ये सारी टेस्टिंग करने के बाद फिर हम इसे लॉन्च करने जा रहे हैं और अब तो हम इसे लॉन्च कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी वीडियो और पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने इसके मकासद को भी डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि इस टेलीस्कोप की इंजीनियरिंग क्या है, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, उन मटेरियल्स का फ़ायदा क्या है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो चीज़ें क्लास में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आप अपने कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है, बेरिलियम की एप्लीकेशन कहाँ हो रही है, गोल्ड की एप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है, चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, मोटर्स कहाँ पर लगाई जा रही हैं, रोशनी का क्या फ़ायदा है, रोशनी में किस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे स्कूलों और कॉलेजेस को पता होनी चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।